अब हम प्रेजेंस ऑफ केमिकल का असर देखेंगे एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल को इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो ये चौथा एक तरीका है जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स दैट ब्लॉक द एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो केमिकल्स दैट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो ब्लॉक कहिए या इनहिबिट कहिए, ठीक है। अब यहां पर इनहिबिटर में हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में उसी का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है ना, एक्टिव साइट है और ये एंजाइम है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और सबस्ट्रेट जब इस जाकर के बाइंड करता है तो इससे प्रोडक्ट बन करके निकलता है, ठीक। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता है। तो ये मान लीजिए ये इनहिबिटर हो गया, ठीक है, इनहिबिटर हो गया और ये मान लो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर ये सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी केमिकल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, तो वो भी उसी एक्टिव साइट में जाकर बाइंड कर सकता है और सबस्ट्रेट के जगह पर जब इनहिबिटर जाकर के घुस जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट में तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सेम एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? शो सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज सबस्ट्रेट, shows similar molecular structure as substrate and compete for same active site। मतलब जिस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके घुस करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये भी उसी एक्टिव साइट में जाके घुस जाएंगे, लेकिन इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? तो इससे जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। पहले केवल सबस्ट्रेट था मीडियम में, वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके जुड़ रहा था और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई था क्योंकि प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बन रहा था। लेकिन अब जब इनहिबिटर भी डाल देंगे मीडियम में, तो कई दफा सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर भी जाके बैठ जाएगा। तो जब इनहिबिटर जाके बैठ जाएगा एक्टिव साइट में, तो फिर पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? वहां तो इनहिबिटर जाके फंसा हुआ है एक्टिव साइट में। तो इसका मतलब इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक करके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनने पाता, नो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब इनहिबिटर जाएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जब सबस्ट्रेट जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जिक्र किया गया है। तो इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये समझ में आ गया है। और इसके एग्जाम्पल में दिया गया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो जो एंजाइम होता है एक, जिसका जिक्र किया गया है एनसीईआरटी बुक में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्रेब साइकिल में ये एंजाइम हिस्सा लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें पाया जाता है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज याद रखिए, क्रेब साइकिल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन में पढ़ाया जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में। उसके तमाम एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन क्रेब साइकिल का जो एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वही एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के एक्टिव साइट में सक्सिनेट नाम का सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सक्सिनेट कह लीजिए या इसी को सक्सिनिक एसिड कहा जाता है। तो सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है इस एंजाइम, और ये जा करके इसमें एक्टिव साइट में घुस जाता है और वहां से ये प्रोडक्ट बन के निकलता है, और इसका प्रोडक्ट होता है फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड। तो फ्यूमरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फ्यूमरिक एसिड बनाता है किससे? सक्सिनिक एसिड से, यानी सक्सिनेट से ये फ्यूमरेट बनाता है। एनसीईआरटी बुक में केवल सक्सिनेट का नाम लिखा है, फ्यूमरेट नहीं लिखा कि फ्यूमरेट बनता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पर एक हम इनहिबिटर डाल दें मैलोनेट, तो हम यहाँ पर एक इनहिबिटर यूज कर ले मैलोनेट या मैलोनिक एसिड, वो अगर यहाँ जाके बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो मैलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। सो मैलोनेट is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, और यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि कुछ केमिकल्स एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उन्हीं को इनहिबिटर्स कहा जाता है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उन इनहिबिटर्स को कहते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, और कई दफा सबस्ट्रेट के से मिलते जुलते होते हैं स्ट्रक्चर में, तो वो भी जाकर के एक्टिव साइट में बैठ जाते हैं और प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो सक्सिनिक एसिड जब जाके बैठेगा एंजाइम के एक्टिव साइट में तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी फ्यूमरिक एसिड बनेगा। लेकिन जब मीडियम में मैलोनेट भी घुसाए रहेंगे, डाले रहेंगे, तो मैलोनेट जाकर के जब बैठेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट में तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मैलोनेट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। मैलोनेट डालने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, लेकिन जब मैलोनेट डाल दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो यही तो हुआ कि स्पेसिफिक केमिकल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो फिनोमेनन है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम बैक्टीरियल डिजीजेस, तमाम पैथोजन के खिलाफ। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में बीमारी कॉज करते हैं, तो हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वो दवाइयाँ एक तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं उस बैक्टीरिया के अंदर तमाम एंजाइम्स के लिए। जब वो दवाई हम खाते हैं और वो दवाई एक केमिकल ही होता है, वो जो बैक्टीरिया के सेल में जाता है तो बैक्टीरिया के अंदर जा करके वो केमिकल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है किसी न किसी एंजाइम का। जैसे सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है बैक्टीरिया के अंदर, और वो फोलिक एसिड को नहीं बनने देता है। ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। बैक्टीरिया में फोलिक एसिड का बनना बहुत जरूरी होता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, तभी बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होगी। जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डबल होगा, तभी ना बैक्टीरिया की सेल भी डबल होगी। और वो फोलिक एसिड बनाता है एंजाइम की मदद से, ठीक है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड नाम का एक केमिकल होता है, पाबा जिसको बोलते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बैक्टीरिया इस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड नाम के सबस्ट्रेट से फोलिक एसिड नाम का प्रोडक्ट बनाता है, एक फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो फोलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा उसमें पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड गया, सबस्ट्रेट बन करके उसके एक्टिव साइट में बैठा और फोलिक एसिड बन के प्रोडक्ट के रूप में निकल गया और डीएनए बन गया। लेकिन अगर हम जो दवाई खा रहे हैं सल्फा ड्रग, वो सल्फा ड्रग गया बैक्टीरिया के अंदर, अब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से उसका स्ट्रक्चर मिलता है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। वो पापा के जगह सल्फा ड्रग जाके बैठ गया उस फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम के एक्टिव साइट में, हाँ, और प्रोडक्ट नहीं बन पाया। तो बैक्टीरिया में फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा सल्फा ड्रग के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से, और डीएनए नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे बैक्टीरियल कॉलोनी रिड्यूस हो जाएगी, बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी नहीं, संख्या बढ़ेगी नहीं। तो एनसीईआरटी में लिखता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल होता है तमाम बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन
competitive inhibition is used to control bacterial pathogens. ठीक है, इसी को हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि सल्फा ड्रग का इस्तेमाल हम लोग कैसे बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट करते हैं। अब हम लोग एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है कि thousands of enzymes have been isolated, discovered and studied. हजारों एंजाइम्स जो है वो खोजे जा चुके हैं, उनको निकाला जा चुका है और उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि thousands of enzymes, हजारों एंजाइम्स, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied, ठीक है। और इतने सारे एंजाइम्स जो खोजे जा चुके हैं इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, अलग अलग ग्रुप में रखने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो दीज एंजाइम्स आर क्लासिफाइड, दीज एंजाइम्स आर classified into different groups on the basis of reaction they catalyze, on the basis of types of reaction they catalyze। ये किस तरह का रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उस आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, और एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है और हर क्लास के लगभग 4 से लेकर के 13 सब क्लासेस होते हैं। तो देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है? देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स and each class is divided into 4 to 13 subclasses। ठीक है, और फिर इन सब क्लासेस को भी फिर फर्दर कई सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और फिर उन सब क्लासेस के अंदर और उन सब क्लासेस के अंदर भी फिर और भी एक लेवल पर और डिवीजन होता है पर्टिकुलर एंजाइम के लेवल पर। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो जितने भी एंजाइम इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको टोटल कितने क्लास में रखते हैं, कितने ग्रुप में रखते हैं? 6 ग्रुप में, उनको क्लास बोला जाता है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। वो क्लास का नंबरिंग फिक्स है। क्लास 1 वाले को 1 ही बोलेंगे, 2 वाले को 2 ही बोलेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि 1 को 2 के जगह पर लिख देंगे, 2 को 1 के जगह पर लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम एंड ईच क्लास contains 3 to 14 subclasses and each subclass contains many subclasses and each subclass has a particular enzyme। ठीक है, each enzyme is denoted by an EC number। each enzyme has an EC number। और EC नंबर मतलब एंजाइम कोड नंबर, क्योंकि ये नंबर का कोड होता है इसलिए इसमें लेटर्स नहीं होते, नंबर होते हैं, इसलिए उसको EC नंबर बुलाता है, एंजाइम कोड नंबर बुलाया जाता है। एंजाइम कोड नंबर में 4 डिजिटल पार्ट होते हैं, 4 डिजिटल पार्ट। अब 4 डिजिटल पार्ट होते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है 1, 2, 1, 6। ये किसी एंजाइम का EC नंबर है एंड EC नंबर ऑफ एन एंजाइम मान लेते हैं ये। तो इसमें जो पहला
डिजिटल पार्ट होता है, जो फर्स्ट डिजिटल पार्ट होता है वो क्लास को बताता है कि किस क्लास का एंजाइम है, तो क्लास 1 वाला एंजाइम। अब क्लास 1 क्या है वो भी आगे बताएंगे। दूसरा जो डिजिटल पार्ट होता है वो बताता है कि इसका सब क्लास कौन सा है, यानी हम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी क्लास 1 का ये 7वां सब क्लास हुआ, या यहाँ पर क्लास 1 का ये दूसरा सब क्लास है। उसके बाद फिर तीसरा जो डिजिटल पार्ट होता है वो सब क्लास को बताता है, यानी क्लास के अंदर फिर सब क्लास होते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम को दिखाता है, पर्टिकुलर एंजाइम की बात करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर एंजाइम का इसमें 4 डिजिटल पार्ट होता है उसके इसी कोड में, और पहला जो डिजिटल पार्ट होता है वो क्लास को बताता है, तो हमको क्लास लेवल पर ही ध्यान रखना है। तो ये जो 6 क्लासेस होते हैं, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने ये बताया है कि एंजाइम को 6 क्लास में रखना है, यानी एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB, इन्होंने ही ये बताया है कि एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है और उनका EC नंबर होता है। अब जो ये 6 क्लास होता है वो कौन कौन से 6 क्लासेस होते हैं एंजाइम्स के, तो वो उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, या इसी को डिहाइड्रोजिनेजेस भी कहा जाता है, जीनेजेस, ये नॉमेनक्लेचर है, SES लग जाता है नाम। दूसरा जो क्लास है ये क्लास सीक्वेंस में है, यानी कि दूसरे वाले को ऑक्सीडो रिडक्टेज लिख दिया, हमेशा क्लास 1 क्या होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, यानी कि इस एंजाइम कोड में अगर 1 यहाँ लिखा है यानी वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्लास का एंजाइम है, अगर यहाँ 3 होगा तो हाइड्रोलेजेस क्लास का एंजाइम है। तो हम यहाँ डिजिट में जो कोड है उसमें पहला डिजिट देख के बता देंगे कि वो एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हो गया। दूसरा जो होगा वो ट्रांसफरेजेस होगा, ट्रांसफरेजेस होगा। तीसरा अभी बताया हाइड्रोलेजेस होगा। चौथा जो होता है वो लाइएजेस होता है, लाइएजेस, ठीक है। उसके बाद 5वां जो होता है वो आइसोमरेजेस होता है, आइसोमरेजेस, ठीक है। और उसके बाद जो छठा होता है, जो 6th क्लास होता है, उसको बोलते हैं लाइगेजेस। क्या कहेंगे? लाइगेजेस। तो इस तरीके से ये जो 6 क्लास होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ये जो है वो 6 क्लास है। अब मान लो कोई एंजाइम है, बोल दिया कि जिसका EC नंबर दिया गया है वो 31712, ये EC नंबर है, तो पूछ देगा कि ये बताओ ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है। तो देख लो क्लास की बात कर रहा है तो सबसे पहला डिजिट देख लो, थर्ड मतलब हाइड्रोलेजेस ग्रुप का ये एंजाइम है। तो ज्यादा यही पूछेगा आपसे कि एंजाइम का EC नंबर दे देगा, पूछेगा ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो देख लो पहला डिजिट जो है वो कौन सा है, और पहला डिजिट जो है वो 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। अगर ये 7 लिख दिया तो गलत है, फर्जी एंजाइम है, 7 तो होता ही नहीं है। क्लास टोटल कितने होते हैं? 6 ही ना होते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन हो गया। और नॉमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि लास्ट में जिस तरह का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी केमिकल रिएक्शन के टाइप के नेचर के आधार पर उनका नाम भी दे दिया जाता है, उस क्लास का नाम भी दे दिया जाता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, अगर किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ट्रांसफरेजेस, अगर पानी की मदद से बॉन्ड तोड़ रहे होंगे तो हाइड्रोलेजेस, अगर 2 मॉलिक्यूल को जैसे बिना पानी के मदद से होता है ना कि लाइएजेस, जैसे उसको हाइड्रोलिसिस हो गया, पानी की मदद से तोड़ना हो गया। ये बिना पानी की मदद से तोड़ेंगे तो लाइएजेस हो गया, लाइएजेस भी तोड़ते हैं बिना पानी की मदद से, और हाइड्रोलिसिस पानी की मदद से तोड़ते हैं। आइसोमरेजेस हो गया, मतलब खाली मॉलिक्यूल में एटम इधर का उधर हो जाएगा, आइसोमर बन जाएंगे तो आइसोमरेजेस।
लाइगेसेस में पढ़े तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देंगे, लाइगेस चिपका देंगे, छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे तो लाइगेसेस। तो जिस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा उसी के आधार पर क्लास का भी नाम रख दिया गया है। अब हम लोग हर क्लास में जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो बताएंगे। अब देखिए जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं। तो मान लीजिए जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कैसे काम करते हैं? तो मान लीजिए कोई कंपाउंड है S ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है रिड्यूस्ड है ये। तो अब ये S रिड्यूस्ड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे, ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। मतलब अभी ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिड्यूस्ड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन है, वो क्या करेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन ले करके या इससे हाइड्रोजन ले करके इसको दे देंगे, ठीक है ना, इसको दे देंगे। तो अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये अब ये रिड्यूस हो गया, जो पहले ऑक्सीडाइज था और ये रिड्यूस था, तो अब क्या हो गया? इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देने के बाद इसने इसको रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कराते हैं। इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैटलाइज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। और ये कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर और ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। यानी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे या हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर देंगे। जिससे हाइड्रोजन निकालेंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिससे हाइड्रोजन जोड़ेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लो A पर 2+ है और B पर 3+ है, इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या करेंगे कि इससे अब यहाँ प्लस है तो अगर हम क्या करें, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे दें, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देंगे तो होगा क्या? अब इस पर 1+ और आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस बढ़ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1+ घट जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस पर 3+, इस पर हो जाएगा 2+। तो तुम कह सकते हो ना कि A का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और B का यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो कुछ इस तरह का काम करते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस जो होते हैं वो ग्रुप ट्रांसफर का काम करते हैं। हाइड्रोजन भी एक ग्रुप है, लेकिन जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम होगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई भी दूसरा ग्रुप का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफरेजेस क्लास के एंजाइम करेंगे। तो ट्रांसफरेजेस में सीधे सीधे तुमको मेंशन कर लेना है कि यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर होता है बेटा, ठीक है। तो सपोज करो कि A के पास एक ग्रुप है और B के पास कोई ग्रुप नहीं है, तो A से ग्रुप हटाए और कहाँ पर ले जाकर ग्रुप जोड़ दिए? B को दे दिए। A से ग्रुप का ट्रांसफर किए किसके पास? B के पास। तो ट्रांसफरेजेस का काम है। जैसे अगर ग्रुप ट्रांसफर की बात करोगे तो जैसे कि तुम कह सकते हो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है, फास्फोरस होता है, हो सकता है अमीनो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मतलब तमाम ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन भी एक ग्रुप है लेकिन उसको छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे तब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, जहां से निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन और जहां जाएगा उसका रिडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। अब कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? अमीनो ग्रुप हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, इसका ट्रांसफर, ठीक है। अगर फॉस्फोरस का ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे एंजाइम के नाम के आगे काइनेज लगा रहता है। तो अगर किसी एंजाइम के नाम के आगे काइनेज लगा है तो इसका मतलब है कि वो फॉस्फोरस का ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ग्लूकोकाइनेज, यानी ग्लूकोज के साथ फॉस्फोरस दे रहा है। फॉस्फोरस कहाँ से ला रहा है? एटीपी से। एटीपी से फॉस्फोरस लिया और उस फॉस्फोरस को ग्लूकोज को दे दिया। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो छठे कार्बन पर अगर फॉस्फोरस जोड़ दिया तो बोल देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये फॉस्फोरस कहाँ से आया? एटीपी से आया। और कौन लेके आया? मतलब ये सब काम कौन करवाया?
ग्लूकोकाइनेज नाम का एंजाइम। तो किसी भी एंजाइम के नाम के आगे काइनेज लगा है तो ट्रांसफर ऑफ फास्फोरस, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट या फास्फोरस, तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? काइनेज। ठीक है, तो ट्रांसफरेज का एक एग्जांपल क्या हो गया? काइनेज। अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, ऐसे तमाम ग्रुप का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफरेजेस का काम है। और हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर ट्रांसफर हो गया तब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो तीसरा तरह का जो क्लास होता है, ये तो क्लास 1 हो गया, ये क्लास 2 हो गया। अब जो क्लास 3 है वो है हाइड्रोलेसिस। क्लास 3 वाला जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस है, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, या डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेशन होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम सुने हैं, वो सब हाइड्रोलेसिस है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल है ए बी, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे HOH, तो ये बॉन्ड टूटा ए बी के बीच में, इसके बीच में बॉन्ड टूटा, एक के साथ H जुड़ गया और एक के साथ OH जुड़ गया, तो हाइड्रोलिसिस हो गया ना। तो A H हो गया और B OH हो गया। ठीक, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, अब ये बड़ा सा प्रोडक्ट ये था। तो समझ में आ गया कि एक AB सबस्ट्रेट है, पानी के प्रेजेंस में ये AB टूट गया A में और B में, और जो पानी का H और OH है, H A के साथ चला गया, OH B के साथ चला गया, या H B के साथ आ जाएगा, OH A के साथ चला जाएगा। तो पानी की मदद से बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, इसमें तमाम जो बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, CC बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, तमाम तरह के बॉन्ड इसमें तोड़े जाते हैं। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिसिस जो होते हैं वो तमाम तरह के बॉन्ड तोड़ते हैं। प्रोटीन में अगर अमीनो एसिड को अलग अलग करना होगा तो हाइड्रोलिसिस का काम होगा, उसी को डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम सब हाइड्रोलिसिस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना है, तो ग्लूकोज के बीच में, दो ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको तोड़ेगा पानी की मदद से, तो भी हाइड्रोलिसिस है। प्रोटीन टूटेगा, अमीनो एसिड बनेगा, तो हाइड्रोलिसिस है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग होंगे DNA RNA में, वो भी हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ना, कार्बन और कोई भी हैलाइड है, CCl है, तो उसके बीच में बॉन्ड तोड़ना, वो भी हाइड्रोलिसिस है। फिर फास्फोरस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना, वो भी हाइड्रोलिसिस है। एस्टर बॉन्ड तोड़ना, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना, ईथर बॉन्ड तोड़ना, ये सब हाइड्रोलिसिस का काम है। तो ये ध्यान हो गया हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं। ट्रांसफरेजेस आपने देख लिया, ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज कर रहे हैं। अब जो लाइजेस होते हैं वो भी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, लेकिन पानी के मदद के बिना, और इसमें जरूर एक डबल बॉन्ड बनता है। तो हम लाइजेस की बात कर रहे हैं, लाइजेस कैसे काम करते हैं। तो लाइजेस क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए C और C एक कंपाउंड है X, और इसको मान लेते हैं Y, ये कंपाउंड है। तो बिना पानी के मदद के ये इसको कन्वर्ट कर देंगे छोटे कंपाउंड में। क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, और फिर इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे। मतलब ये हो गया कि हो क्या गया कि C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और X और Y आपस में जुड़ जाएगा। कुछ इस तरह का ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये C मतलब कार्बन नहीं है, मैं C अल्फाबेटिकल वाला, अल्फाबेट वाला C ऐसा ही ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो दो छोटे छोटे प्रोडक्ट बने हैं एक बड़े सबस्ट्रेट से, इसमें एक डबल बॉन्ड जरूर बनेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जरूर होगा, और यहां पर भी ब्रेकेज हो रहा है, ब्रेकेज विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, यानी पानी यहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये लाइजेस हो गया। लाइजेस एंजाइम ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कार्बोनिक एसिड का नाम
H2CO3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, OH और OH। हो गया। अब इसका अगर ब्रेकेज होगा तो देखो क्या होगा बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर ऐसे टूटेगा, मतलब ये ऐसे टूट जाएगा, एक ये टूट यहां से कट जाएगा, H और O के बीच में बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा, H खाली हो गया, इधर OH के बीच में बॉन्ड टूटा तो खाली हो गया O, तो ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि O के साथ दो बॉन्ड चाहिए, OH है ही है और ये H इस O के साथ इधर आके जुड़ गया तो H2O लिख दीजिए, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये जो बॉन्ड खाली हुआ और ये जो बॉन्ड खाली हुआ, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, इस ऑक्सीजन का एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट गया, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट गया, तो इधर से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया और कार्बन का इधर से बॉन्ड खाली होगा, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड पहले से एक नया डबल बॉन्ड बना है, देखो नया, ये तो पहले से ही मौजूद है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड बनता है, इसी को तो CO2 बोलते हैं, तो कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये कार्बोनिक एसिड का कन्वर्ट होना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो इसे लाइजेस का एग्जांपल है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैसा एंजाइम है, किस क्लास का एंजाइम है, लाइजेस ग्रुप का एंजाइम है, समझ में आ गया। तो लाइजेस एंजाइम क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और एक डबल बॉन्ड जरूर बनता है, तो वो बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आइसोमरेजेस, जो पांचवा क्लास है, ये तो चौथा क्लास हो गया। अब जो पांचवा क्लास होता है जिसको आइसोमरेजेस कहते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, एटॉमिक रीअरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल, तो आइसोमरेजेस में क्या होगा, एटॉमिक रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। तो हम इसको पहले डेफिनेशन लिख दें, एटॉमिक rearrangement of atomic rearrangement in a molecule। ऐसे एंजाइम्स एटॉमिक किसी मॉलिक्यूल में एटॉमिक रीअरेंजमेंट को कैटलाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए A जुड़ा हुआ है C से और ये जुड़ा हुआ है B से, तो ये एंजाइम आएगा तो क्या करेगा कि A को B से जोड़ देगा, ठीक है, A को B से जोड़ देगा और B अपना C से जुड़ा है। अब देखेंगे कि इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो तो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बस खाली एटम इधर का उधर हो गया है, ACB यहाँ ABC, बस अंतर यही है, A जुड़ा था C से, C जुड़ा था B से, यहाँ क्या है A जुड़ा है B से, B जुड़ा है C से, so that is आइसोमराइजेशन। एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में चेंज हो रहा है, खासकर एनसीईआरटी ने नाम लिखा है कि किस तरह के आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा कौन कौन सा आइसोमर बनाए जाते हैं आइसोमरेजेस नाम के एंजाइम के द्वारा। छठा क्लास है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो छठा क्लास है वो है लाइगेजेस। तो लाइगेजेस जो होते हैं वो लिंकिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल को लिंक करने का, ग्लू करने का या चिपकाने का, ग्लू मतलब चिपकाने वाला काम करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ये लाइगेजेस का कंपाउंड होता है। तो अब जैसे कि ये जो बॉन्ड बनवाते हैं, CO बॉन्ड बनवाते हैं, CS बॉन्ड बनाते हैं, CN बॉन्ड बनाते हैं, फिर PO बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह के बॉन्ड के बनने को ये कैटालाइज करते हैं। जैसे दो अमीनो एसिड आपस में अगर जुड़ रहे हैं या DNA के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये सब लाइगेजेस ग्रुप के एंजाइम ये काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब सीधा सीधा चीज है,
कि अगर ए है और ये बी है, इनको आपस में जोड़ के ए बी बना दिया, तो सिंपल सा चीज है, ये लाइगेजेस का काम है। बहुत छोटा सा डिफिनीशन है। और जो लाइगेजेस होते हैं वो किस किस तरह के लिंकिंग में हेल्प करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि सी को ओ के साथ, पी को ओ के साथ, सी को एन के साथ, इस तरह की लिंकिंग वो करते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड में कहीं सी है और दूसरे कंपाउंड में कहीं अगर एन है, तो इनके बीच में लिंकिंग कराएंगे तो उसको बोलेंगे सी एन बॉन्ड बनने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से सी ओ बॉन्ड बनने में हेल्प करेंगे, इसी तरह से सी एस बॉन्ड बनने में हेल्प करेंगे, ठीक है, और फिर पी ओ बॉन्ड बनने में हेल्प करेंगे। तो ये हमने जैसे सी एन बॉन्ड है, एक कंपाउंड में जो भी कार्बन है, दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन है, उसके बीच में लिंकिंग होगी। मान लो ए के साथ सी है, बी के साथ एन है, तो जब ए और बी आपस में जुड़ेंगे तो ए वाले में सी और जो बी वाला है एन, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया लाइगेजेस, ठीक है। ये मान लो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है और ये दूसरा कंपाउंड है, ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड, ये चीज मान लिया, दिस ए कंपाउंड, दिस बी कंपाउंड, और ए कंपाउंड में एक कार्बन एटम है और बी कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम है, तो एन और सी को आपस में जोड़ देंगे तो ये बी ए बी बन जाएगा, यानी कि दो कंपाउंड आपस में जुड़ गए ऐसे। तो जब जुड़ गए तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाता है, ये हो गया लाइगेसेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए एंजाइम या कोई भी प्रोटीन या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, ठीक। कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स ही होते हैं। तो आप ये मेंशन कर लेंगे कि एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब है एंजाइम्स कंटेन्स वन और several polypeptide chains। एंजाइम एक या कई उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। एंजाइम में एक या कई पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एंजाइम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुत सारे केसेस में एंजाइम्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ केसेस में एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। यानी आप देखें एंजाइम दो तरह के होते हैं। कुछ एंजाइम्स आर ओनली प्रोटीन्स, मतलब इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ एंजाइम में केवल प्रोटीन होता है, कुछ एंजाइम में केवल प्रोटीन होता है, ठीक है। और कुछ एंजाइम जो होते हैं उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है। ध्यान से सुनिएगा, एंजाइम्स जो है वो दो तरह के होते हैं। कुछ में सम आर ओनली प्रोटीन्स, कुछ केवल प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ में प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है उनको होलो एंजाइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम्स। तो होलो एंजाइम्स, होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो एंजाइम में दो पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। तो एपो एंजाइम इज व्हाट? इट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, ठीक। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोफैक्टर। तो मान लीजिए ये होलो एंजाइम है, तो होलो एंजाइम का जो मेजर हिस्सा होगा वो एपो एंजाइम होगा और इसका कुछ हिस्सा जो होगा वो कोफैक्टर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब मिलते हैं तब जा करके होलो एंजाइम बनता है। यानी होलो एंजाइम में दो हिस्से होते हैं, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है
और एपो एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट होता है। ये क्लियर हो गया। तो प्रोटीन पार्ट जो होगा वो ज्यादा होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट थोड़ा होता है। अब प्रोटीन पार्ट यानी जो कोफैक्टर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं। कुछ कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ कोफैक्टर्स को कोएंजाइम कहा जाता है, कोएंजाइम के रूप में भी पाए जाते हैं कोफैक्टर। कुछ एंजाइम में कोफैक्टर को कोएंजाइम कहते हैं, कुछ एंजाइम में कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, और कुछ एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में मेटल आयंस पाए जाते हैं, मेटल आयंस पाए जाते हैं। ठीक, तो कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रोटीन को छोड़ करके। पहले लिख दिया नॉन प्रोटीन पार्ट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो टाइटली बाउंड रहता है एपो एंजाइम से। मतलब ये वाला टुकड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और वो टाइटली परमानेंटली बाउंड रहता है, ये कभी अलग नहीं होता है, हमेशा जुड़ा रहता है, टाइटली एंड परमानेंटली। ठीक है, बाउंड टू एपो एंजाइम, यानी ये एंजाइम के साथ आपको हमेशा चिपका हुआ मिलेगा और मजबूती के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, ये कभी अलग नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया है, एंजाइम का एग्जांपल दिया है, जैसे कैटालेज परऑक्सीडेज का नाम लिखा है। जो कैटालेज एंजाइम होता है ये एक तरह का परऑक्सीडेज होता है, लेकिन एंजाइम एनसीईआरटी बुक में कैटालेज एंड परऑक्सीडेज अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, तो परऑक्सीडेज एंड कैटालेज में हीम पाया जाता है। हीम क्या होता है, एक प्रोटेस्टिक ग्रुप होता है, हीम में आयरन होता है। तो हीम पाया जाता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, और ये इस एंजाइम के एक्टिव साइट में होता है, लोकेटेड इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछा जाए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल बताओ, तो बोलोगे कैटालेज और परऑक्सीडेज नाम के एंजाइम में जो उनका एक्टिव साइट होता है वहां पर हीम पाया जाता है। हीम एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, वो कोफैक्टर है और वो परमानेंटली जुड़ा रहेगा। हीम हमेशा एक्टिव साइट में मौजूद रहेगा और हीम के वजह से ही कैटालिटिक रिएक्शन होगा। और आपको मालूम है कैटालेज परऑक्सीडेज सेल चैप्टर में पढ़ाए थे कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है वाटर और किसमें, ऑक्सीजन में। तो इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो परऑक्सीडेज और कैटालेज का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये जो टूटन होती है ये हीम की वजह से होती है, एक्टिव साइट में होती है। यानी कि कैटालेज परऑक्सीडेज एक होलो एंजाइम है, इसमें एक बड़ा हिस्सा एपो एंजाइम का होगा और एक छोटा हिस्सा कोफैक्टर का होगा, और ये कोफैक्टर जो है वो इसमें हीम है, और चूंकि हीम इसमें टाइटली और परमानेंटली बाउंड रहता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ विच एंजाइम, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, एंड लोकेटेड इन एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस। कौन सा कैटालिसिस, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ना। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप का। उसके बाद कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये वीकली बाउंड होते हैं, वीकली एंड टेम्पोरली बाउंड, टेम्पोरली बाउंड होते हैं, यानी ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट समझ रहे हैं, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए एंजाइम के साथ चिपके रहते हैं। जब एंजाइम जाएगा किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, तो ये जाके एपो एंजाइम से चिपक जाएंगे और होलो एंजाइम का निर्माण करेंगे। मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनके साथ कोफैक्टर जुड़ा नहीं रहेगा हमेशा, लेकिन जब वो कैटालिसिस के लिए जाएंगे तो कोफैक्टर आके चिपक जाएगा, और वो चिपक जाएगा, जैसे कैटालिसिस खत्म हो जाएगा फिर वो अलग हो जाएगा। तो ये उस टाइप वाले कोफैक्टर है। एपो एंजाइम से जुड़ेंगे, अलग होंगे, जुड़ेंगे, अलग होंगे। जब एंजाइम रिएक्शन के लिए जाएगा, रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जाएगा, तो आके जुड़ जाएंगे, अब फिर अलग हो जाएंगे। तो
तो थोड़े समय के लिए एंजाइम से जुड़े हुए हैं, यानी ये ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब तत्क्षण, क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लाके जुड़े फिर अलग हो गए। तो इसलिए वीक बाउंड बनाएंगे ना, अगर टाइट बाउंड टाइटली बाउंड होंगे तो आसानी से अलग नहीं होंगे। तो ये वीकली बाउंड होते हैं, टेम्पोररी बाउंडिंग दिखाते हैं, इसीलिए क्षणिक होते हैं। और अलग हुए जुड़ गए, अलग हुए जुड़ गए। और जुड़ते कब है? जब एंजाइम कैटालिसिस के लिए जाता है। और ये तो हमेशा जुड़े रहेंगे, एंजाइम कैटालिसिस के लिए जा रहा है नहीं जा रहा, हमेशा उसके साथ चिपके रहेंगे एपो एंजाइम के साथ। यानी इनके बीच में कनेक्शन परमानेंट है या टेम्पोररी है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर ये होगा तो परमानेंट कनेक्शन होगा, अगर कोएंजाइम होगा तो टेम्पोररी कनेक्शन होगा। और दोनों ही केस में जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तमाम जो विटामिन होते हैं कोएंजाइम का जैसे नाम लीजिए, तो कोएंजाइम का एग्जांपल है, अभी कोएंजाइम का एग्जांपल देखिए, NAD हो गया, NADP हो गया, ये सब कोएंजाइम है। कोएंजाइम का दूसरा एग्जांपल है FMN हो गया और FAD हो गया। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बस फॉस्फेट जोड़ देना है। FMN का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसका डिटेल सेट बुक में ऊपर वाले का है। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये सब कोएंजाइम है। मतलब इस जगह पर NAD, इस जगह पर FMN, इस जगह पर NADP, इस जगह पर FAD आके चिपक सकता है। तो बोलेंगे कोएंजाइम चिपका हुआ है, चिपका अलग हुआ, चिपका अलग हुआ। ठीक है। और इनके निर्माण में यानी NAD, ये जो NAD देख रहे हो, ये NAD जो देख रहे हो ये कोएंजाइम है ना, FMN और FAD देख रहे हो ये सब कोएंजाइम है ना। तो NAD नाम का कोएंजाइम जो बनता है वो विटामिन B3 से बनता है, यानी विटामिन B3 इसका प्रिकर्सर होता है, इस कंपोनेंट ऑफ वो कम इसमें होता है NAD। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं, आप छोटे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़े हो। तो नियासिन या विटामिन B3 किस कोएंजाइम के बनने में हेल्प करता है? हम जो विटामिन खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके कोएंजाइम बनाता है। तो विटामिन B3 या नियासिन कौन सा कोएंजाइम बनाता है? NAD, NADP। ठीक। तो NAD का कंपोनेंट कौन सा विटामिन है? विटामिन B3 या नियासिन। उसी तरह से FMN का कौन कंपोनेंट है? विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। ये सब लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे, जब आप छोटे क्लासेस में 7th में 8th में 9th में, पता नहीं अब आप लोग किस स्कूल से पढ़े, हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन B2। वो कौन सा कोएंजाइम बनाने में हेल्प करता है? इस प्रिकर्सर ऑफ विच कोएंजाइम? FMN एंड FAD। FMN भी और FAD। नाम में देखो फ्लेविन है ना, तो यहाँ भी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? तो इस तरीके से कोएंजाइम क्या होते हैं वो बता दिया, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं वो बता दिया। और जो तीसरा कोफैक्टर होता है मेटल आयन। बहुत सारे कोएंजाइम के साथ मेटल आके चिपक जाते हैं, जैसे जिंक आयन है, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है, Zn2+। ऐसे ही कुछ निकिल हो गया, कॉपर हो गया। तो तमाम डिफरेंट टाइप के मेटल्स आकर के जब एंजाइम के साथ चिपक के, एपो एंजाइम के साथ चिपक करके ही उसको कैटालिसिस योग्य बनाते हैं। क्योंकि होलो एंजाइम केवल इस प्रोटीन के बदौलत नहीं कैटालिसिस कर पाएगा, इसको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? कोफैक्टर के साथ। होलो एंजाइम केवल प्रोटीन पार्ट के कारण नहीं कर पाएगा कैटालिसिस, उसके लिए उसको कोफैक्टर से जुड़ना पड़ेगा। तो जब भी कुछ एंजाइम के साथ मेटल आयन कोफैक्टर के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है उसमें जिंक आयन कोफैक्टर के रूप में चाहिए उसको। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसमें भी जिंक चाहिए कोफैक्टर के रूप में। तो कोफैक्टर के रूप में जिंक का नाम याद रखिएगा, मेटल आयन है जिंक 2+। वो जब तक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम के एंजाइम के साथ नहीं चिपकेगा तब तक वो अपना रिएक्शन में कैटालिसिस में योगदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
अब यहाँ पर जो हमने आपको पूरा बता दिया कि प्रोस्टेटिक ग्रुप और ये तमाम जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, और ये जो कोफैक्टर अगर चला गया, अगर इसको हटा दे कोफैक्टर वाले पार्ट को, तो ये एंजाइम कैटालिसिस नहीं कर पाएगा। वो तो पहले ही बोला है कि होलो एंजाइम में जो एको एंजाइम वाला पार्ट है खाली उसी को रहने दें, कोफैक्टर काट के हटा दें तो कैटालिसिस नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया कि एंजाइम दो तरह के होते हैं, केवल प्रोटीन के बने हुए, उनको किसी कोफैक्टर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ एंजाइम है कि जिनमें प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए चिपका हुआ, तभी वो कैटालिसिस कर पाएंगे, उनको होलो एंजाइम कहा जाता है।